नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूटेरिया का बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई है। ये क्या गया दोस्तों, 26 नवंबर को। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को, तो 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। याद रखिएगा, 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है दोस्तों। याद रखिएगा, ये आरपीएफ से है। किससे है, आरपीएफ से। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है, आरपीएफ से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल लिखिएगा, 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि तिरपनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये क्या गया दोस्तों, वाहिदा रहमान को। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, वाहिदा रहमान को, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किया गया था 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जो जनक थे एमएस स्वामीनाथन। याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो 1987 में दोस्तों। हरित क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ था, याद रखिएगा, हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1966-1967 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। ये क्या कहता है, विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों, विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। क्या गया दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ स्थित है, ये दोस्तों असम में स्थित है। याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कितने किया गया, 6 व्यक्तियों को किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, 2023 में कितने व्यक्तियों को, तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 8 नंबर सवाल है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया, दक्षिण अफ्रीका, यानी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, दक्षिण अफ्रीका में किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल लिखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 9 नंबर सवाल का आपके सामने कि संतोष ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन है दोस्तों। ये देखिए, याद रखिएगा, ये उपविजेता दोस्तों मेघालय। कौन है, मेघालय जो है दोस्तों, ये उपविजेता है। याद रखिएगा, विजेता कौन है दोस्तों, तो कर्नाटक है। कर्नाटक क्या है, विजेता है। उपविजेता कौन है, मेघालय। ठीक है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर कि किस आईआईटी द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये क्या गया दोस्तों, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा, किस आईआईटी द्वारा, तो आईआईटी दिल्ली द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 11 नंबर सवाल का आपके सामने कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, फिरोज गांधी है। कौन है, फिरोज गांधी जो है द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए 12 नंबर कि कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों, ये है दोस्तों महाराष्ट्र से। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 13 नंबर सवाल
13 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोलते हैं ILO, इसका स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ILO का स्थापना 1919 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसका स्थापना 1919 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? ये 2000 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि चेकमेट, ठीक है, चेकमेट बिशप तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 15 का ऑप्शन में दोस्तों बी हो जाएगा, शतरंज से है। ठीक है, चेकमेट जो है बिशप तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? ये करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कौन तो राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। याद रखिए दोस्तों, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग। ठीक है, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो सुमन के बेरी। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख किसमें किया गया? याद रखिएगा, इसका उल्लेख किया गया दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख 280 में किया गया है। याद रखिएगा, किस अनुच्छेद में किया गया है वित्त आयोग का उल्लेख? तो 280 में किया गया है। अगर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है दोस्तों RBI के, वो शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर बात करते हैं 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? ओपन जनरल लाइसेंस, यानी विदेशी व्यापार। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार। ट्राइसेम, याद रखिएगा, ट्राइसेम का क्या हो जाएगा दोस्तों? रोजगार। क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों मुद्रास्फीति। और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था दोस्तों? याद रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल था। क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, ये 1951 से 1956 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सवाल पूछेगा दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो मात्र 4 साल का था दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था ये 1974 से लेकर 1978 तक था। ठीक है, 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था। देखिए, कोई भी पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता है, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना था जो 4 साल का था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही, ठीक है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल देखिए। 20 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हरित क्रांति का प्रारंभ कब से कब तक हुआ है? याद रखिएगा, तो ये हुआ 1966 से 1967। ठीक है, 1966 1967 में हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, याद रखिएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद रखिए दोस्तों, 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये 1971 में दिया गया था। किसके द्वारा? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी घटना होगा? 1966-67 होगा दोस्तों, यानी 3-2-1। ठीक है, या क्या पूछा? सही उत्तर चुनिए। 3-2-1, यानी सबसे पहले क्या हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, गरीबी हटाओ नारा 1971 में, यानी कि 3-2-1 दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3-2-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर सवाल देखिए।
21 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि औद्योगिकी प्रबंधन का, ठीक है, याद रखिएगा, यानी औद्योगिकी प्रबंधन का जो है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन, ठीक है, वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा, ये सब क्या है दोस्तों, ये पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध रखता है और औद्योगिक प्रबंधन इसका संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 आपके सामने है कि अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1867 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की थी? ये क्या है दोस्तों, जॉन लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉरेंस। ठीक है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा 1857 क्रांति के समय कौन है दोस्तों, इसका याद किसे शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग शासनकाल में हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? याद रखिएगा 1857 का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए दोस्तों कि 1857 से दिल्ली का नेतृत्व किसने किए थे? दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर ने। बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो कुंवर सिंह ने किए थे। पटना से कौन किए थे? पीर अली किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और कानपुर से दोस्तों नाना साहेब तात्या टोपे किए थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल दोस्तों। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों, जिसमें लॉर्ड डफरिन के समय में ही स्थापना हुआ था। किसने किया था? A.O. होम ने किया था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था दोस्तों 1829 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह का दबाया था? तो कमिश्नर टेलर ने दबाया था। किसने दबाया था? कमिश्नर टेलर। याद रखिए दोस्तों कि पटना से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो पीर अली किए थे। कौन किए थे? पीर अली। ठीक है, याद रखिएगा। और किसने दबा दिया था विद्रोह को? तो कमिश्नर टेलर ने दबा दिया था। अगला देखते हैं, 25 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 25 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? याद रखिएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास ने किए थे। किसने किए थे? देश बंधु चित्तरंजन दास दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे रंगनाथ सिंह माधोलकर। ठीक है, याद रखिएगा। और जो गया में अधिवेशन हुआ था 37वां अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता किए थे देश बंधु चित्तरंजन दास दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चौरी चौरी घटना हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। ये जो घटना हुआ था चौरी चौरी घटना, ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था दोस्तों। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था। 1918 में जो दोस्तों ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, याद रखिएगा। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, मोपला विद्रोह, याद रखिएगा 1921 में हुआ था। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1918 में। उसके बाद अगर बात करेंगे क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद बात करेंगे मोपला विद्रोह हुआ था। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? चौरा चौरी कांड हो जाएगा। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके हिसाब से आप मिलान कर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर सवाल। 27 है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? ये हुआ था दोस्तों भागलपुर। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में? तो भागलपुर के जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। अगर बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू 1920 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और समाप्त कब हुआ था? 1922 में, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, समाप्त हुआ था 1922 में। क्यों समाप्त किया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरी घटना हुआ था, 22 लोग मारे गए थे, उसी से नाराज होकर महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए। 28 कह रहा है आपके सामने कि अकबर द्वारा, ठीक है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दास प्रथा का अंत, ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हुआ था दास प्रथा का अंत, कब हुआ था दोस्तों, ये 1562 में हुआ था, याद रखिएगा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया था दास प्रथा का अंत 1562 में। उसके बाद दोस्तों तीर्थ यात्रा की समाप्त किया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया था, 1563 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जजिया कर की समाप्त किया गया था 1564 में। उसके बाद दोस्तों 1582 में दहसाला प्रणाली लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेन से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित था। ये दोस्तों कादिरी संप्रदाय से था। ठीक है, दारा सिको जो थे ये किस सूफी मत से प्रभावित था, कादिरी संप्रदाय से, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा दोस्तों, ठीक है, याद किया। धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है। लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं बनावली दोस्तों हरियाणा में है, और कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और कालीबंगा में ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चूड़ी का प्रमाण दोस्तों कालीबंगा से ही मिला है, याद रखिएगा। तो कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल और दोस्तों धौलावीरा दोनों गुजरात में स्थित है। ठीक है, बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल। ठीक है, 31 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति, किस बौद्ध संगीति में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों ये अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों याद रखिएगा ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस बौद्ध संगीति में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में दोस्तों याद रखिएगा कि अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो ये गुप्तचर व्यवस्था से था। ठीक है, याद रखिएगा। यानी मौर्य काल में संस्था एवं संचार का जो संबंध था किससे था, तो गुप्तचर व्यवस्था से, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 आपके सामने है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गों में सम्मिलित नहीं था, याद रखिएगा। क्षत्रिय जो था ये वर्ग में शामिल नहीं था, बल्कि किसान शामिल था, सैनिक और कारीगर या शिल्पी भी शामिल था। मेगास्थनीज दोस्तों याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो आया था भारत में वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज। इसकी एक पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। और ये जो भारत में रहा था वो 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था मेगास्थनीज। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था, वो क्षत्रिय सम्मिलित नहीं था, बल्कि किसान सम्मिलित था, और सैनिक भी सम्मिलित था, कारीगर भी सम्मिलित था दोस्तों। ये तीनों सम्मिलित था, बल्कि क्षत्रिय सम्मिलित नहीं था, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल। 34 आपके सामने क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों, तो रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। रामेश्वरम द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों। भारत और श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, याद रखिएगा। श्रीलंका राजधानी क्या है, श्रीजयवर्धने पूरे कोटे। ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, ये केंद्रशासित प्रदेश है भारत का। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती। ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। कितना है, 36। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है। वो दोस्तों
मार्मागाओ, ठीक है। भारत का कौन सा पतन? तो मार्मागाओ जो पतन है ये लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है दोस्तों, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या देखिए दोस्तों अगला देखिए 36 नंबर सवाल, कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप क्या है? वो दोस्तों मेडागास्कर, ठीक है, याद रखिएगा। मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर दोस्तों, ठीक है। लक्षद्वीप, मालदीव दोस्तों क्या है? एक देश है जिसका राजधानी क्या होता है? मालदीव दोस्तों ये द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, मालदीव, जिसका राजधानी होता है दोस्तों माले, ठीक है। लक्षद्वीप क्या दोस्तों? अभी हम बताते हैं शासी प्रदेश की राजधानी होता है दोस्तों कावारती, ठीक है, याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल। 37 आपके सामने है कि गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है दोस्तों? यह है दोस्तों चापाकार डेल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। गंगा का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा। 37 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है, वो दोस्तों फॉन। कौन है दोस्तों? फॉन, ठीक है। यानी आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन है फॉन। अगला देखिए 39 नंबर, कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अधिकेंद्र पर होता है, ठीक है। यानी भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है ये अधिकेंद्र पर होता है, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल। 40 है कि निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल, ठीक है। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है निहारिका। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल, ठीक है। 41 आपके सामने क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों केरल में है, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा। बांदीपुर दोस्तों कर्नाटक में है और लामजाओ दोस्तों ये मणिपुर में है दोस्तों, ठीक है। इसके हिसाब से याद कर लीजिएगा कि नाम दफा अरुणाचल प्रदेश, पेरियार दोस्तों केरल में है, बांदीपुर याद रखिए कर्नाटक में, और लामजाओ दोस्तों मणिपुर में, ठीक है। देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों एकमात्र जो भारत का राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है जो तैरता हुआ है दोस्तों। क्या है? तैरता हुआ। ये किस झील पर स्थित है? ये दोस्तों लोकटक झील पर स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों? मणिपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 42 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों ये सही है। 2 या अधिक अस्त्रों वाली सरकार ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों ये भी सही है। आपातकालीन प्रावधान दोस्तों ये गलत है, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 क्या है दोस्तों? ये संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर सवाल देखिए। 43 आपके सामने है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? ये किया गया है अनुच्छेद 21 में, ठीक है, याद रखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में किया गया है, ठीक है। यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 आपके सामने कह रहा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को? तो भारत के राष्ट्रपति के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से, तो भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यानी 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कहाँ रहने वाली है? ओडिशा के रहने वाले दोस्तों, ओडिशा के मयूरभंज जिला से हैं, ठीक है। और आदिवासी जो महिला है, ठीक है दोस्तों, ये कौन से आदिवासी हैं? संथाल है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 45 नंबर सवाल देखिए। 45 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में नीति निषेध तत्वों के बारे में क्या असत्य है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्या असत्य पूछ रहा है दोस्तों। बात करते हैं कि संविधान के भाग 4 में नीति निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है दोस्तों, ये सही है। याद रखिएगा कि भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद कितना से कितना किया गया है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया दोस्तों। देखिए अगला देखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है दोस्तों, ये भी सही है आपका, ठीक है। यानी कि ये भी सही है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, ये सही है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत है दोस्तों। यानी कि मैंने इसमें क्या पूछ रहा? असत्य पूछ रहा है, तो असत्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 46 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 46 नंबर सवाल क्या है आपके सामने, देखिएगा
46 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं दोस्तों? याद रखिएगा 8 सदस्य, याद रखिएगा। यानी वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों? याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 आपके सामने है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 6 सीट दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना? तो 6 जो सीट है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने 49 नंबर सवाल है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1989, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष? तो 1989 को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 50 नंबर सवाल। 50 आपके सामने कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? याद रखिएगा, यह दोस्तों संवर्धित सूची का विषय है, ठीक है, याद रखिए। यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो संवर्धित सूची का विषय है दोस्तों, ठीक है। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची को किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। संघ सूची में क्या है दोस्तों? सिर्फ केवल केंद्र ही कानून बनाता है, ठीक है। राज्य सूची में दोस्तों सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है और संवर्धित सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 51 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 51 है दोस्तों कि वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है 1 से कम होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 से कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 52 नंबर सवाल। 52 आपके सामने है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग हुआ ऊर्जा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। उपयोग हुआ ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो उपयोग हुआ ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर सवाल। 53 है एक परिपथ में प्रभावी यानी कि इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, सिर्फ श्रृंखला सीरीज के हिसाब से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, यानी केवल एक सही है, ठीक है, समानांतर नहीं होगा। याद रखिएगा कि प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है श्रृंखला के हिसाब से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 54 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 54 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? याद रखिएगा दोस्तों 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी 54 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपके सामने। 55 नंबर सवाल कह रहा है कि रॉकेट, ठीक है, देखिए दोस्तों 55 नंबर सवाल 55 है कि रॉकेट गति के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? याद रखिएगा रॉकेट जो नियम है ये याद रखिएगा ये न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है, ठीक है, यानी कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 56 नंबर सवाल। 56 है कि जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है 1 वाट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है 1 वाट होती है, यानी 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 आपके सामने कह रहा है कि 1 हर्ट्ज होता है, याद रखिए दोस्तों, प्रति मिनट 60 कंपन, ठीक है, यानी 1 हर्ट्ज होता है प्रति मिनट 60 कंपन, यानी 57 का ऑप्शन नंबर डी। अगला 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, यानी कि एंटीबायोटिक क्या है? इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों? इनमें से कोई भी नहीं जो है एंटीबायोटिक नहीं है, सभी क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है, ठीक है। पूछ रहा है क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, सब क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है,
क्या है, एंटीबायोटिक है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 59 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ये होता है दोस्तों लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। परमाणु संख्या दोस्तों 26 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तांबा का संकेत क्या होता है दोस्तों, कॉपर होता है। कोबाल्ट का CO होता है दोस्तों, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, मैग्नीशियम का Mg होता है संकेत दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, वो दोस्तों लोहा होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा 60 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 60 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन सा है। तो उत्पादक हिरन दोस्तों ये गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ दोस्तों ये भी गलत है। गौण उपभोक्ता घास ये दोस्तों अपघटक बैक्टीरिया ये दोस्तों सही है। ठीक है, यानी कि 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 61 नंबर। 61 आपके सामने कह रहा है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। वो दोस्तों यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। ठीक है, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 62 नंबर सवाल देखिए। 62 कह रहा है आपके सामने कि शुष्क स्थानों यानी कि मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट। यानी शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, जीरोफाइट। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 63 नंबर सवाल। ठीक है, 63 नंबर सवाल कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है तो जल जन्य रोगों का। ठीक है, जल जन रोगों का उदाहरण दोस्तों टाइफाइड तथा कॉलरा, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 64 नंबर की मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 5500 एंगस्ट्रम। ठीक है, यानी कि मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में, तो 5500 एंगस्ट्रम में सबसे सहूलियत अनुभव करता है दोस्तों। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 65 नंबर। 65 आपके सामने है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों। अगला 66 है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, किस हार्मोन में, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है, यानी 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 67 नंबर सवाल देखिए। 67 आपके सामने है कि पौधों में पानी पहुंचाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधों में जो पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। 67 का ऑप्शन नंबर ए। 68 है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या है दोस्तों, ये सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6। ठीक है, H12O6 याद रखिएगा। C6H12O6 एक ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 69 नंबर सवाल देखिए। 69 का सवाल कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, आंशिक आवेश दोस्तों क्वार्क। ठीक है, क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। और पूर्ण प्रचक्रण दोस्तों क्या हो जाएगा, फोनॉन। यानी कि ए का 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिए। 70 कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। याद रखिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की जो गति होती है इनमें से कोई भी नहीं है। 330 किलोमीटर प्रति घंटा ये नहीं होती है दोस्तों। 330 मीटर पर सेकंड ये भी नहीं होता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी नहीं होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए 71 नंबर देखिएगा। 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, हीरा दोस्तों। याद रखिएगा, हीरा क्या है, मूल तत्व है। देखिए कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों परमाणु का सूत्र क्या होता है, CaCO3। CaCO3 क्या होता है दोस्तों, परमाणु का सूत्र होता है CaCO3। चक्कर का दोस्तों, शक्कर का क्या होता है, चीनी का C12 H22O11। ठीक है, C12 H22। ठीक है दोस्तों, O11 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये होता है शक्कर का सूत्र, यानी कि चीनी का सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं दोस्तों 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसे क्या है दोस्तों, ये विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यानी 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और देखिए 73 नंबर सवाल, 73 आपके सामने है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का। 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 74, 74 है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है दोस्तों? ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर ए, यानी पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट सवाल दोस्तों 75 नंबर सवाल देखिए 75 है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? यह दोस्तों संयंता के कारण, ठीक है। यानी बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? संयंता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।